हेलो बच्चों। तो आप लोगों को मैंने कल बताया था कि हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए। 3 मंथ का एक कोर्स है। 3 मंथ में आपका कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पर पूरा करके देंगे। ठीक है, तो उसी एक सीरीज के अंदर हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम अपने जूलॉजी के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था जो था फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन, आज हम उसको कवर करेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड्स में आज तक आए हुए हैं मैं वो सब भी आपको बताऊंगी। तो ये रिप्रोडक्शन का कुछ कुछ इंट्रोडक्शन है जो बुक ने आपको दिया हुआ है, आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं। ये साइंटिस्ट हैं। अब ये आया हमारा चैप्टर, स्टार्ट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने 5 सब टॉपिक बनाए थे। उन 5 सब टॉपिक्स में से जो फर्स्ट सब टॉपिक था उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ इस चैप्टर का सिर्फ क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इस पेज में थोड़ी बहुत कहानी दी हुई है कि प्लांट जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसकी वजह से हमें कितने सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं, कितनी अच्छी सेंट, कितना अच्छा परफ्यूम हम सूंघ सकते हैं, हमारे पास इतने ढेर सारे टाइप के कलर्स हैं। और ये जो फ्लावर्स हैं ये हमारे लिए बहुत सारे वैल्यूज रखते हैं। जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन में हम लोग हमेशा एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं ना, चाहे फिर हमको एक दूसरे से अपना लव एक्सप्रेस करना हो, चाहे अफेक्शन एक्सप्रेस करना हो, चाहे हैप्पीनेस, ग्रीफ या फिर कोई दुख में आप दिखाना चाहते हैं, तो हम इन सभी ओकेजन्स में क्या करते हैं, फ्लावर्स को देते हैं। ये हमारे लिए एस्थेटिक भी है, सुंदर भी रहते हैं, ऑर्नामेंटल सजावटी भी है। सोशल हम गैदरिंग्स में भी इनका यूज करते हैं, रिलीजियस मेथड्स में भी हम यूज करते हैं, मंदिर में चढ़ाना है या चादर चढ़ानी है उन सभी में भी हम इसका यूज करते हैं। और कल्चरल वैल्यूज भी बहुत सारी हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हम अलग अलग टाइप के जो गॉड्स होते हैं या फिर हमारे कल्चर के अलग अलग ओकेजन्स होते हैं उसमें हम अलग अलग टाइप के फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें ह्यूमन के सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर पे बुक ने 2 छोटे क्वेश्चन दिया, हालांकि इससे ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, मगर क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क छोड़ती है और क्वेश्चन मार्क से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक तो इन्होंने ऑर्नामेंटल वैल्यू के फ्लावर्स या प्लांट्स को बोला है, वो भी 5। और सेम टू सेम इन्होंने सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन में जो भी फ्लावर्स हम यूज करते हैं, ऐसे 5 फ्लावर के बारे में और इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि ऐसे कौन कौन से फ्लावर्स हैं जो आपकी फैमिली में यूज किए जाते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। एक वर्ड है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या हो गया, फ्लावर्स को उगाना, फ्लावर्स की उपज करना, फ्लावर्स का व्यापार करना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा बहुत एक इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्लावर्स में ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं। तो इसीलिए फ्लावर यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मेन टॉपिक हो गया है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली क्या करने वाला है, पार्टिसिपेट करने वाला है। तो आज जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैं उनको कुछ सब हेडिंग्स में लिख दे रही हूँ। आप क्या करें, आप अपनी कॉपी में चैप्टर जहां पर भी स्टार्ट करें या फिर जहां पर भी एंड करें, अपने चैप्टर को कुछ हेडिंग्स में लिख दें, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज ना करना पड़े, बल्कि आप हेडिंग हेडिंग देखें और उसको देखते देखते आप अपना रिवाइज कर सकें। तो मैं जो यहाँ पर पे लिख रही हूँ, आप चाहो तो वो सेम टू सेम लिख सकते हो, या फिर अगर आप में से किसी को लगता है कि ये टॉपिक बिना रिवाइज करे भी हो जाता है, या फिर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये और टॉपिक ऐड करना चाहिए, ये सब टॉपिक भी अच्छा है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने हैं। हालांकि ये सारी चीजें 11th में आपको पढ़ा दी गई हैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, लेकिन आपने फ्लावर पढ़ना है, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट पढ़ने हैं। उसके बाद इसी पार्ट के अंदर हमारा मेल पार्ट भी आएगा और फीमेल पार्ट भी आएगा। तो वो मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है, ये हमने पढ़ना है। फिर हम आज मेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के अलावा हम उसका एनाटॉमी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर मॉर्फोलॉजी आई और मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी भी हम पढ़ेंगे, तो दोनों के एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पर भी कौन कौन आएगा, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कट सेक्शन हम देखते हैं, ट्रांसवर्स कट सेक्शन या फिर लेटरल कट सेक्शन। हमने यहाँ पर ट्रांसवर्स कट सेक्शन को पढ़ना है। तो ट्रांसवर्स कट सेक्शन में क्या है, क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनके क्या क्या नाम है और क्या क्या काम है। देखो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछी गई है, तो आपने ये भी पढ़ना है। साथ ही साथ उसके अंदर मेल गैमेट कौन है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है।
ये सारी चीजें आज के हम टॉपिक में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स देख लीजिए। हमने सबसे पहले प्लांट का, फ्लावर का ड्राइंग देखनी है, फ्लावर कैसा है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या डिफरेंट वर्ड्स हैं। मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पर आपको वर्ड्स के नाम बताऊंगी क्योंकि ये सारी चीजें 11th में ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद मेल पार्ट के बारे में हमने पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसकी एनाटॉमी हम पढ़ेंगे, मेल गैमेट कौन है, कैसे बनता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि स्ट्रक्चर से भी ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो आपने ये सारी ही चीजें आज पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम फ्लावर से। ये देखो, ये हमारे पास में बुक में एक फ्लावर का छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आप रिकॉल करें, बोल रहा है कि आपने 11th क्लास में किस तरीके से अपने फ्लावर चैप्टर को पढ़ा हुआ है, इसको आपने पढ़ना है। ये यहाँ पर यही सेम चीज आपने दोबारा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पार्ट दिए हुए हैं। देखो सबसे नीचे ओवरी दिया हुआ है। मैं थोड़ा और नीचे से जाती हूँ। ये जो डंडी होती है जिससे हम अपने फ्लावर को पकड़ते हैं, उस डंडी को हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब डंडी, ठीक है। उसके बाद ये वाला रीजन, ये रीजन जहां पर पे क्या है, जहां पर पे प्लांट के फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अटैच हो रखे हैं, उसको हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के बाद कौन कौन सी चीजें आई हैं देखिए। सबसे बाहर होते हैं सेपल्स, उसके बाद होते हैं पेटल्स, उसके बाद हमारे होते हैं स्टेमन्स। स्टेमन को यहाँ पर इसने एंथर और फिलामेंट में लिखा हुआ है। स्टेमन के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है एंथर, दूसरा हिस्सा है फिलामेंट, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर पे हमारे फीमेल पार्ट है जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल को इसके इन्होंने तीनों पार्ट में लिखा हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवी। तो ये जनरल प्लांट के सारे पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट है प्लांट में? एक फ्लावर में सेपल है, पेटल है, स्टेमन है और पिस्टिल है। स्टेमन के पास में क्या क्या चीजें हैं? एंथर और फिलामेंट। पिस्टिल के पास में क्या क्या चीजें हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। अब यही सारी चीजें हम थैलेमस में देखेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये हैं वर्ल्स। वर्ल्स मतलब क्या होता है? घेरे, सर्कल्स। ऐसे सर्कल्स जिनमें प्लांट के ये डिफरेंट डिफरेंट ये चारों पार्ट अरेंज हो रखे हैं। उन वर्ल्स के भी कुछ नाम है और आपको उन वर्ल्स के ही नाम सुनने को मिलने वाले हैं ज्यादातर, तो इसीलिए उन सभी नाम को आपने क्या करना है, उनको ध्यान में रखना है। सबसे जो बाहर, अच्छा ये जो ग्रीन से बनाया है ये थैलेमस का हिस्सा है, ठीक है। इसमें सबसे जो बाहर वाला वर्ल्ड है हमारे पास में, इसको चलो ग्रीन से दिखाते हैं। सबसे बाहर ये वाला जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को हम बोलते हैं कैलिक्स। इस वर्ल्ड में कौन अरेंज होते हैं? सेपल्स। होगा क्या? जैसे एक सेपल ये, दूसरा सेपल ये, तीसरा सेपल ये। अब ये ऊपर को होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे। अभी मैं इनको ज्यादा नहीं बना रही हूँ, ऊपर को नहीं बनाएंगे आप। सेपल्स कैसे हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बर्ड फॉर्म में फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको हम सेपल बोलते हैं। तो यहाँ सबसे बाहर कैलिक्स वाले वर्ल्ड में कौन लगे हैं? सेपल लगे हैं। उसके अंदर का वर्ल्ड का नाम क्या है? कोरोला। कोरोला में कौन है? पेटल्स। सेम टू सेम इस वर्ल्ड में क्या लगे हुए हैं? इस तरीके से पेटल्स लगे हुए हैं। पेटल्स क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे। इनका काम क्या है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, ताकि पॉलिनेशन किया जा सके, ठीक है। इसका जो अंदर का वर्ल्ड है ये वाला, अच्छा अब इसको दूसरे कलर से करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई है, ठीक है। कैसे करें? ये वाला वर्ल्ड, ये वाला जो गोला बनाया हमने, ये गोला, इस गोले को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बारे में बेटा नीचे और डिटेल तो क्या, एक लाइन दी हुई है छोटी सी। एंड्रोशियम में क्या अरेंज होते हैं? स्टेमेन्स अरेंज हुए होते हैं। अब ये जो स्टेमिन है ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी के अंदर क्या बनने वाला है? मेल गैमिट बनने वाला है। इसीलिए ये जो एंड्रोशियम होता है इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। वर्ल्ड है, हाँ, वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब होता है घेरा। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है और सबसे अंदर पर हमारे पास में प्रेजेंट होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम कौन सा वाला है? उसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये जो सबसे सेंटर में है, ये एकदम, ये जो अंदर वाला गोला है, ये बिल्कुल अंदर वाला गोला,
ये गोला क्या है हमारा? गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम में क्या अरेंज रहते हैं? पिस्टल्स अरेंज रहते हैं। पिस्टल क्या है? पिस्टल है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इनके अंदर में क्या डेवलप होंगे? फीमेल गैमेट्स डेवलप होंगे। फीमेल गैमेट क्या है हमारा? एग। मेल गैमेट क्या है हमारा? पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट सेल बनती है वो। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है बेटा, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट बनेगा स्टेमन में और फीमेल गैमेट बनेगा पिस्टल में। तो यही दोनों जो वर्ड्स हैं, ये दोनों है हमारे रिप्रोडक्टिव वर्ड्स। एक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड, दूसरा क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड। तो आपने इन्हीं दोनों वर्ड्स के बारे में इस क्लास में क्या करनी है? बेटर में स्टडी करनी। ठीक है, सबको मिटा देते हैं। ये सारी चीजें आप बना लें, क्योंकि बहुत सारा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास कितने सर्कल हैं? 4। सबसे बाहर वाले को क्या बोला? कैलिक्स। उसके अंदर वाले को कोरोला, फिर एंड्रोशियम, और एंड में क्या है हमारा? गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसमें से एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है हमारे? रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। ठीक हो गया। ये तो किसकी बात होगी? हमारे फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब यही सारी बातें, वैसे इतनी सारी बातें तो नहीं है, थोड़ी बहुत बातें हैं। जैसे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि जब भी फ्लावर बनते हैं उससे बहुत समय पहले कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाते हैं ताकि फ्लावर बन सके। ठीक है, साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि ये जो डिफ्रेंशिएशन होगा और फर्दर डेवलपमेंट होगा इन हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के अकॉर्डिंग हो जाएगा और फ्लावर प्राइमोर्डियल बनेगा। फ्लावर प्राइमोर्डियल का क्या मतलब है? फ्लावर बनने से पहले जो बर्ड बनता है उसको फ्लावर या फ्लोरल प्राइमोर्डियल बोला जाता है। इनफ्लोरेसेंस क्या है? फ्लावर प्लांट में जिस मैनर में अरेंज होता है उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। यहाँ पे 2 ही पार्ट बताए गए हैं, एक है एंड्रोशियम और दूसरा क्या है? गाइनोशियम। एंड्रोशियम के अंदर क्या डेवलप होता है? देख क्या बोल रहा है, एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल ऑफ स्टेमिन। यानी कि एंड्रोशियम के अंदर स्टेमिन होते हैं जो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और गाइनोशियम के अंदर क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके वर्ड में क्या लगा होगा लिखा नहीं है, लेकिन होते क्या है? पिस्टल, ये हमें पता है। ठीक ठीक है, तो हमने ना इस चैप्टर में इन्हीं दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। कौन दोनों टॉपिक हैं? स्टेमिन और पिस्टल। ठीक है, हमने बस इन्हीं दोनों को डिटेल में पढ़ना है। स्टेमिन है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टल क्या है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन्हीं को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हम स्टेमिन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेमिन का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है हमारा? स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। बच्चों देखो, कुछ कुछ शब्द होते हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये शब्द एक ही हैं कि अलग अलग हैं। अभी हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे कि कौन से शब्दों का मतलब एक है और कौन से शब्दों का मतलब अलग है और क्या है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा तुम लोगों को बना करके दिखा देती हूँ पूरे स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़नी है। तो ये जो हमारा स्टेमिन होता है इसके पास में 2 पार्ट है। देखो, एक है हमारा एंथर और दूसरा क्या है? फिलामेंट। ये जो फिलामेंट होता है ये पूरा रॉड लाइक होता है। रॉड लाइक का मतलब है ये पूरा अंदर से भरा हुआ है, इसमें कोई गैप नहीं है। एक तो होता है ट्यूब लाइक, जैसा पाइप होता है हमारा पानी वाला पाइप, उसको हम बोलते हैं ट्यूब लाइक। लेकिन ये जो फिलामेंट होता है ये ट्यूब लाइक नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? रॉड लाइक, जैसे आयरन रॉड होती है पूरे अंदर से भरी हुई, उसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके जस्ट टिप पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है? एंथर प्रेजेंट रहता है। ये हमारा एंथर है टिप पर। अब देखो, एंथर में आपको बहुत ही क्लियर 2 लोब्स दिखाई दे रहे होंगे। लोब का मतलब होता है चैम्बर्स या पार्ट्स। एक ये है और एक ये पीछे वाला है। तो एंथर में कितने लोब प्रेजेंट है? कंप्लीटली 2 लोब्स प्रेजेंट है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाई लोब। बाई मतलब 2, लोब्ड मतलब लोब्स। तो यहाँ पर हमारे आंसर में कितने लोब प्रेजेंट हैं? 2। एक लोब ये है और दूसरा लोब ये 2 लोब प्रेजेंट है। अब देखो, दोनों ही लोब के अंदर बीच में एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन जा रही है, जिसकी वजह से एक लोब 2 हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा ये अपर और दूसरा हिस्सा क्या है? ये डाउन। तो कोई दूसरे कलर इससे करके देखते हैं। देखो, एक ये अपर पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, ये अपर पार्ट,
और एक ये दूसरा पार्ट है डाउन पार्ट। तो इस वाले दोनों जो पार्ट है इनको हम बोलते हैं थीका। क्या बोला जाता है इन्हें? थीका। इसीलिए हम जो ये हमारा एंथर होता है इसको हम बोलते हैं डाइथीकस। डाइथीकस का मतलब, डाई मतलब भी दो ही होता है, बाई मतलब भी दो ही होता है, ठीक है। डाइथीकस मतलब दो थीका प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? एंथर के अंदर। अब देखो, बताओ टोटल कितनी साइड्स प्रेजेंट है इसमें? एक, दो, तीन और चार। टोटल चार साइड है, टोटल चार कोने हैं, इसीलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं? टेट्रागोनल। तो ये तीनों ही नाम एंथर के ही हैं। एंथर इज बाइलोब सही है, एंथर इज डाइथिकस ये भी सही है, एंथर इज टेट्रागोनल ये भी सही है। एंथर इज बाइलोब का मतलब है एंथर के पास में दो लोब्स हैं। एंथर इज डाइथिकस का मतलब है एंथर के हर एक लोब में, हर एक लोब मतलब हो गया ईच लोब में कितने थीका प्रेजेंट है? दो। एंथर में टोटल दो थीका नहीं है, टोटल तो चार थीका है, लेकिन एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डाइथिकस बोला जाता है। और टेट्रागोनल का क्या मतलब है? इसके पास में कितने साइड्स प्रेजेंट हैं? चार साइड्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? टेट्रागोनल बोल रहे हैं, ठीक है। यही सारी बातें आपको एनसीईआरटी में लंबी चौड़ी लिखी हुई हैं। देखो क्या बोल रहा है कि जो स्टेमिन होता है, स्टेमिन के पास लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक होती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और जनरली बाइलोब्ड होता है ये, और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड अटैच रहता है किसके साथ में? थैलेमस में। देखो इसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल, इसको हम बोलेंगे डिस्टल। तो ये जो प्रोक्सिमल एंड होगा ये किसके साथ अटैच रहेगा? थैलेमस के साथ। अभी थैलेमस बताया था ना, ये प्लांट में जो डंडी है जिसके ऊपर सारे के सारे पार्ट क्या हुए हैं? अटैच होकर के रहते हैं। तो ऐसे करके ये फिलामेंट है हमारे, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? ऐसे एंथर लगे हुए हैं। तो ये कौन सा साइड हो गया? प्रोक्सिमल साइड। ऊपर कौन सा साइड हो गया? डिस्टल साइड। प्रोक्सिमल मतलब होता है नियरेस्ट, तो यहाँ थैलेमस के नियर है, तो इसलिए हम इसको प्रोक्सिमल साइड इज अटैच टू थैलेमस। और द पेटल्स, कभी कभी क्या होते हैं, ये जो एंथर या फिलामेंट होते हैं ये पेटल्स के साथ में जॉइंट होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन बोला जाता है इसे। 11th क्लास में आपके डिटेल में है ये सारी बातें। तो पेटल के साथ भी अटैच हो सकता है और थैलेमस के साथ भी अटैच हो सकता है। ये जो हमारा फिलामेंट होता है इसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है फिलामेंट की, और स्टेमन की भी। वही फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होगी तो स्टेमन की भी लेंथ अलग अलग होगी। डिफरेंट स्पीसीज में ये अलग अलग नंबर में भी मिल सकते हैं, इनका नंबर भी अलग अलग होता है, किसी में चार होंगे, किसी में छह होंगे, किसी में 10 होंगे, ठीक है। अगर हम कलेक्ट करेंगे तो हमें बहुत सारी एक लार्ज वेराइटी देखने को मिलेगी, साइज में और उसके शेप में, उसकी लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है? एक एंजियोस्पर्मिक एंथर का एंजियोस्पर्म्स क्या है? सीडेड और फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म बोलता है, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म बोला जाता है, ठीक है। तो फ्लावर बेयरिंग प्लांट में जो एंथर होता है ये कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, और हर एक लोब में कितने थीका होते हैं? दो, इसलिए क्या बोला जाता है इसको? डाइथिकस बोला जाता है। देखो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ वाइज, ये इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो दोनों थीता थीता थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करती है। दोनों थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करने का काम किसका है? इस ग्रूव का है। साथ ही साथ इसका काम क्या है? इसका काम डेहिसेंस में भी होता है। डेहिसेंस मतलब क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे एंथर के अंदर, तो एंथर क्या करेगा? फटेगा ताकि उससे पॉलन ग्रेन बाहर निकल सके। तो उस समय पर वो फट करके बाहर निकलने में भी मदद करता है कौन? ये ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है। अब हम क्या करना है? अब हमें स्ट्रक्चर इसको थोड़ा और डिटेल में देखना है किसमें? ट्रांसवर्स सेक्शन में। देखो जैसे ये कोई पाइप है, ये कोई रॉड है, या कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको ऐसे काटते हैं, लेंथ ये है, लेंथ के परपेंडिकुलर काटते हैं तो इसको बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर लेंथ वाइज काटते हैं तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हमने क्या किया? मान लो ये पूरा का पूरा एंथर था, एंथर को ऐसे काट दिया, तो ये कैसा हो गया? कैसा सेक्शन हो गया? ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें एंथर के कितने साइड्स दिखाई देते हैं? चार, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल बोलते हैं। इसके अंदर में चार माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। अब ये यहाँ पर मेन बात आ गई है, इस चीज को आपको मैं अलग से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर।
फ्लावर के अंदर क्या होता है? स्टेमिन। स्टेमिन का जो हेड पार्ट है, टोपी है जो उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर में कितने लोब हैं? 2 लोब्स हैं। हर एक लोब में कितने थीका हैं? 2 थीका हैं। अब ये जो थीका है, इसी थीका वाले पार्ट में हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं पाउचेस, लॉन्गिट्यूडनल पाउचेस, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट से स्मॉल होता है, इसलिए कहीं भी मेल गैमेट के लिए माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है, फीमेल गैमेट के लिए मेगा वर्ड यूज किया जाता है। स्पोर का मतलब है रिप्रोड्यूसिंग सेल, जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो ऐसी जगह जीएम का मतलब होता है बियरिंग। तो ये क्या कर रहा है? ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? अब मैं एक छोटा सा, अभी हमने और डिटेल में ट्रांसवर्स सेक्शन तो पढ़ना ही है, लेकिन एक छोटा सा मैं ड्राइंग बना करके अगर आपको दिखाऊंगी तो ये आंसर का टीएस है, ठीक है। इसके ये जो 4 कोने हैं, 4 कोनों में ऐसे पाउच होते हैं। ये पाउच, इनके अंदर क्या जर्मिनेट करते हैं, क्या डेवलप करते हैं? इनके अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स यानी कि हमारे माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं। तो यहां पर माइक्रोस्पोर डेवलप करते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक हो गया। ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? थीका बोलेंगे। कंप्लीट। माइक्रोस्पोरेंजियम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ऐसे ऐसे पाउचेस, ऐसे थैले जिसके अंदर क्या डेवलप होंगे? माइक्रोस्पोर। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि एंथर कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एंथर का टीएस है। एंथर ऐसे लॉन्गिट्यूडनली है, ऐसे नीचे लंबा जा रहा है ना। इसको हम जोड़ देते हैं। मैंने क्या किया है? एंथर को कट किया हुआ है। तो अब मैं बाकी पार्ट नहीं दिखाऊंगी। देखो यहाँ पर पे क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता होगा, ऐसा गड्ढा टाइप का होता होगा। ये जो पाउच है ना, ये पाउच ऐसा है, लंबा पाउच है। एक पाउच ये हो गया, एक माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या हो गया हमारा? दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसे ही ये क्या होगा हमारा? तीसरा माइक्रोस्पोरेंजियम। और यहां पर पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा? एक चौथा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? जो हमारे एंथर है, एंथर के चारों कोनों पर प्रेजेंट ऐसे पाउच हैं जो लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं। एक लंबे पाउच नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसे गोल गोल है, गोल नहीं है, एक ट्यूब है। इसी ट्यूब के अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं। यहाँ सब जगह माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, इसलिए तो माइक्रोस्पोर इतने सारे होते हैं, पॉलन ग्रेन इतने सारे होते हैं। तो ये क्या है? ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जिसके अंदर क्या डेवलप होने वाले हैं? माइक्रोस्पोर डेवलप होने वाले हैं। माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन बड़ा कंफ्यूजिंग है। तुम्हें लगता होगा कि एक ही चीज के इतने सारे नाम क्यों हैं? ये सारे नाम इसलिए हैं ताकि हमारी स्टडी क्या हो जाए, थोड़ी सी आसान। ड्राइंग कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है। आप लोग इसको क्या करें, ये ड्राइंग्स वगैरह जितनी भी आपको दिखाई देती हैं, इन ड्राइंग्स को अपने हिसाब से अच्छा बना लीजिए। सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाइए, सुंदर सुंदर तरीके से आप इसको लिखिए, और नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करिए, ताकि बाद में आपको इन नोट्स को पढ़ने का मन करे। माइक्रोस्पोरेंजियम, कई जगह माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही है, बस सिंगुलर और प्लूरल का खेल है। बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। अब देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होता है? बोल रहा है पॉलन सेक्स डेवलप होते हैं। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होते हैं? पॉलन सेक्स। ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर अभी पॉलन ग्रेन्स नहीं बने हुए हैं। इसके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप करेंगे तो ये भी मैच्योर होगा, पॉलन ग्रेन भी बनेंगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम ही पॉलन सैक बन रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियम अलग और पॉलन सैक अलग नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, और पॉलन ग्रेन में बदल जा रहा है। देखो क्या लिखा है? एंड बिकम पॉलन ग्रेन। एंड प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक नहीं है, बिकम पॉलन सैक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक में बदल जाता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर। एंथर के लेंथ वाइज ये कंप्लीटली क्या होते हैं? बोल रहा है मूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है? एंथर की जितनी भी लेंथ है उसमें पूरे में पॉलन सैक है, इसको मानते हुए चलना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना।
अब हमारा क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो हम अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो उसमें हमें कुछ सर्कुलर आउटलाइंस दिखाई देती हैं, जिसमें 4 लेयर की वॉल्स, 4 वॉल लेयर प्रेजेंट होती हैं। ये कौन कौन सी है, अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या है, हमारा एंथर है। एंथर का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं। ये हमारा एंथर है। एंथर में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बताया हमने आपको, माइक्रोस्पोरेंजियम है। चारों कोनों पर ऐसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम्स प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होने वाले हैं, माइक्रोस्पोर्स डेवलप होने वाले। देखिए आपकी बुक में एक बहुत ही सुंदर सी यहाँ पर डायग्राम है, देखो इसमें कौन कौन सी चीजें दिखाई गई हैं। ये जो एंथर है, एंथर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिखाई गई, देखो एक सबसे बाहर की लेयर है ये, उसके बाद लेयर ये, फिर ये है, फिर चौथी लेयर ये है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा टिश्यू प्रेजेंट है। अब यही सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है, अब एंथर कहीं से तो अटैच करेगा ना फिलामेंट के साथ में, तो जहां पर से अटैच करता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एंथर है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन का ये देखो, इसका डिटेल्ड व्यू है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। इसमें जो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी मतलब होता है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। उसके बाद की ये वाली जो लेयर है, इसको हमने क्या नाम दिया, इंडोथीशियम। उसके बाद की 1 और 2, इन दोनों का नाम क्या है, मिडिल लेयर है। और सबसे अंदर की ये जो लेयर है, देखो ये एकदम डेंस डेंस दिखाई दे रहा है ना, खूब सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाली जो लेयर है इसका नाम क्या है, टैपिटम। इस फोटो में, ये जूम्ड वाली फोटो के अंदर देखिए, ये ये वाली लेयर दिखाई गई है आपको, ये वाली लेयर क्या है, टैपिटम। ये लेयर क्या है, हमारी मिडिल लेयर है। ठीक है, 2 से 4 सेल लेयर की होती है। ये क्या है, हमारी इंडोथीशियम। और ये सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, हमारी एपिडर्मिस। इन्हीं का नाम दिया गया है। इससे रिलेटेड देखो बच्चों क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताओ ए क्या है, बी क्या है। और ए बी कौन थे, एक था स्पोरोजिनस टिश्यू और दूसरा था टेपिटम। अभी हम क्वेश्चन सारे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखो अब ये क्या है, ये वाली फोटो क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली फोटो आपको दिखा रही है कि जब पॉलन सैक मैच्योर हो जाते हैं, जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो उस समय पर क्या होता है, उस समय पर एंथर फटता है। देखो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव था ऐसे करके, जो 2 थीका बना रहा था, एक थीका हो गया ये और दूसरा थीका क्या हो गया ये। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ब्रेक होकर के अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन बने थे वो सारे के सारे क्या हो गए, बाहर रिलीज हो गए। अभी पॉलन ग्रेन बहुत लाइट वेट होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के थ्रू क्या करेंगे, ये फीमेल गैमेट तक पहुंचने का काम करेंगे। ठीक है, इन्हीं चीजों को यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, 4 लेयर हैं बोलता है, एपिडर्मिस, 4 लेयर हैं। कौन कौन सी लेयर है, एक है हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और चौथी टेपिटम। जो बाहर की तीनों आउटर वॉल हैं उनका फंक्शन क्या है, दे प्रोटेक्ट एंड हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस क्या होता है, रिलीज ऑफ पॉलेंस। पॉलन का एंथर से रिलीज होना डेहिसेंस है। जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है, इनर मोस्ट वॉल लेयर कौन है, ये टेपिटम इज, टेपिटम इनर मोस्ट वॉल लेयर टेपिटम है। इसका काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, क्योंकि पॉलन ग्रेन डेवलप करेंगे तो वो सेल डिवाइड भी करेगी, उसको एनर्जी की भी जरूरत होगी, तो उसके लिए नरिशमेंट मिलना चाहिए ना, तभी तो वो अपना काम कर पाएंगी, डेवलप हो पाएंगी। तो उसके लिए नरिशमेंट देने का काम किसका है, टेपिटम का है। सेल ऑफ टेपिटम, देखो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। सेल जो टेपिटम की जो सेल्स होती हैं, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उनमें जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं कि टेपिटम का साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है,
कैन यू थिंक ऑफ हाउ कैपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड? ऐसा कैसे हुआ होगा कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हो? जनरली तो सारी सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ऐसा भी नहीं है कि शुरुआत से एंथर था। एंथर भी तो सेल डिवीजन से ही बना है, सेल का डिवाइड हुआ और एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हमने एंथर बोल दिया। उसमें पहले तो सारी की सारी सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता होगा, फिर ऐसा अचानक से कैसा हो गया कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हुए हैं? तो इसका आंसर ये है कि जब हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं तो पहले क्या होता है, एक सेल एक न्यूक्लियस होता है। फिर जब ये डिवाइड करने की प्रोसेस के अंदर होती है तो सबसे पहले क्या डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। और न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद दो सेल्स बनती हैं, सेल डिवाइड करती हैं, दो सेल्स बनती हैं, और दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ टेपिटम की सेल्स में इतने तक तो हुआ काम, लेकिन ये वाला काम नहीं हुआ, यानी कि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, साइंस में क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा, इसीलिए कैसी सेल्स बन जाएंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मोर देन वन न्यूक्लियस का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन जाएंगे एक ही सेल्स के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जब एंथर यंग होता है तो उसके सेंटर में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स होती है। देखो कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब एकदम नजदीक नजदीक अरेंज है, होमोजीनस का मतलब है सारी की सारी सेल्स एक ही जैसी, ठीक है, सब सेल्स एक जैसे, तो उसको हम होमोजीनस बोलेंगे। ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, जो कहाँ होती हैं, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ऐसे समझते हैं, मान लीजिए क्या हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम की कुछ वॉल्स थी, क्या क्या वॉल्स थी, सबसे बाहर की एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की क्या, टेपिटम। इसका जो ये सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, सारी की सारी सेल्स क्या हैं, एक जैसी हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक दूसरे से बहुत नजदीक नजदीक अरेंज है। इनको हमने क्या नाम दे दिया, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब क्या है, स्पोर बनाने वाली टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ऐसी सेल्स हैं जिनसे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। कौन से स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो कहीं पर अगर माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वहां पर भी सेम ही चीज की बात होगी, ठीक है। अब आ गया हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट। माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, जेनेसिस का मतलब हो गया डेवलपमेंट होना, बनना, उसको जेनेसिस बोलेंगे। टूटने को क्या बोलेंगे, लाइसिस बोलेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर जेनेसिस हो रही है, माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, जो सेल्स होती हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की, उनके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन क्या है, ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर डिवीजन होने के बाद में कितना रह जाता है, आधा। यानी कि अगर 2n है, 2n से क्या बनेंगी, n। अगर किसी के पास 26 क्रोमोसोम है और डिवाइड होंगे तो कितने क्रोमोसोम बचेंगे, सिर्फ 13 क्रोमोसोम बनेंगे। तो ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे डिवीजन को हम बोलेंगे मियोसिस। मियोसिस डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब होता है 4 सेल्स का ग्रुप, 4 सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। अब बोल रहा है व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड। क्या बोल रहा है कि जो टेट्राड की सेल्स होंगी उनकी प्लॉइडी क्या होगी। प्लॉइडी का मतलब क्या समझते हैं आप, कि वो हैप्लॉइड होंगी कि डिप्लॉइड होंगी। हैप्लॉइड मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम के एक ही सेट प्रेजेंट होंगे कि एक से ज्यादा सेट प्रेजेंट होंगे, उसी को प्लॉइडी बोलते हैं। तो नॉर्मली प्लांट सेल की प्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉइड। कैसे होते हैं ये, डिप्लॉइड। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस डिवीजन हुआ है, मियोटिक डिवीजन हुआ है, तो मियोसिस डिवीजन के बाद हमेशा डिप्लॉइड सेल से कैसे सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। तो इनकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है। जो टेट्राइड की चारों सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम, देखो क्या बना, पॉलन सैक। पॉलन सैक के बीच में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। देखो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब है ऐसी सेल्स
जिससे क्या बने, माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल्स हैं तो मदर हुई उनकी, इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, 2n, डिप्लॉइड होंगे। मियोसिस डिवीजन में हमेशा याद रखें 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 में 2 सेल्स बनती हैं जिनमें दोनों का प्लॉइडी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और स्टेप 2 में फिर से 2 सेल्स बनती हैं और इनमें भी दोनों की प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। अगर किसी को ये सेल डिवीजन मियोसिस नहीं आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मियोसिस में एक सेल डिवाइड करती है, उससे 2 सेल बनती हैं, दोनों में एन होता है, हैप्लॉइड होता है, और फिर दोनों सेल में डिवीजन होता है और 4 सेल्स बनती हैं। यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर का, इसमें ये चारों सेल्स एक दूसरे के साथ चिपकी हुई रहती है। जैसे ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड क्या है, जहां पर चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ क्या है, चिपके हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राइड बोलेंगे। अब माइक्रोस्पोर टेट्राइड में कितने माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हैं, 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट। देखो क्या बोल रहा है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राइड। हर एक सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनता है। हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसमें क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे जो क्लस्टर के, किसके क्लस्टर के, 4 सेल्स के क्लस्टर में अरेंज होंगे, जिसको हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। अब ये तो चारों के चारों एक साथ चिपके हुए हैं, अगर इन्हें फैलना है तो इन्हें अलग होना पड़ेगा। अलग होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, मतलब एंथर के अंदर बने हुए सारे पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे और डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट होने का मतलब है जब पानी क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, जब वो सूख जाएगा तो तब क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। इन्हीं माइक्रोस्पोर को फिर बाद में और डेवलपमेंट के बाद हम क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। ये जो माइक्रोस्पोर है ये अभी और डेवलप होंगे और मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद इनका नाम क्या होगा, पॉलन। ठीक है, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में फर्क है। जैसे वहां पर हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक में फर्क था ना। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा था, अनमेच्योर था, और पॉलन सैक क्या था, मैच्योर था। माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होता था तो पॉलन सैक बनता था। यहाँ पर सेम टू सेम माइक्रोस्पोर मैच्योर होगा तो क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। अब ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, बोल रहे देखो, एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर से थाउजेंड ऑफ पॉलन ग्रेन बनते हैं, और जो रिलीज हो जाते हैं कब, एट द डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस मतलब हुआ खुलना, फटना, खाली हो जाना। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। पॉलन ग्रेन क्या है, बोल रहा है मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। जहां मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पर प्लांट्स में मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन देखो, जैसे हिबिस्कस है, हिबिस्कस क्या होता है, गुड़हल का फूल। उसके फूल में अगर हम टच करते हैं तो हमारा हाथ पूरा येलो येलो हो जाता है ना, वो जो येलो येलो पाउडर हमें लग रहा है वो क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। और यही पाउडर अगर हम कुछ पानी की ड्रॉप लेकर के अपनी ग्लास स्लाइड के अंदर डाल दें और फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसे, देखो ये कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमको दिखाई दे रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, इसके कितने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर अलग अलग टाइप के हमको क्या दिखाई देते हैं, बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन दिखाई देते हैं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है, बहुत सुंदर सुंदर सा होता है। यहाँ पर ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है ए में, ये है हमारे पास में पॉलन ग्रेन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये अलग अलग आर्किटेक्चर के होते हैं। आर्किटेक्चर मतलब इनका साइज, शेप, कलर, डिजाइन अलग अलग होता है एक दूसरे से, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के होंगे। देखो माइक्रोस्पोर का ये जो टेट्राड था ये अलग अलग हो गया कब, जब डिहाइड्रेशन हुआ और एंथर मैच्योर हो गया, तो ये सिंगल बन गया। ये क्या है हमारा, माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर में फर्दर डेवलपमेंट हुआ, 2 बड़े बड़े वैक्यूल्स बने और एक न्यूक्लियस क्या हो गया, किनारे पर चले गया।
फिर ये न्यूक्लियस एसिमेट्रिक स्पिंडल बने। एसिमेट्रिक स्पिंडल का मतलब है कि दोनों साइड से बराबर नहीं है, कहीं थोड़ा ज्यादा स्पिंडल्स हैं और कहीं कम है, और ये सेंटर में भी नहीं है। जनरली स्पिंडल्स क्या बनते हैं, सेंटर पे बनते हैं। थोड़ा सा आपको मियोसिस और माइटोसिस याद आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो स्पिंडल्स बनते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहे हैं, और एसिमेट्रिक स्पिंडल बनने के बाद सेल डिवाइड कर रही है और दो सेल बन जाएगी। एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरी क्या है, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एक नॉर्मल सेल है, इसका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जनरेटिव सेल डायरेक्टली क्या बनेगी, मेल गैमेट बनेगी। तो मेल गैमेट कौन बनाएगी इनमें से, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, उसको कैरी करेगी और उसको कहां पहुंचाएगी, फीमेल गैमेट तक पहुंचाएगी, ठीक है। अब देखो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कुछ बातें हैं। जैसे पॉलन ग्रेन जनरली क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और लगभग इसका साइज कितना होता है, 20 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इस बात को याद रखना है, साइज कितना है, 25 to 50 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस, बहुत छोटा है, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है उसमें दो लेयर है, वॉल दो लेयर की होती है। जो आउटर होती है उसका नाम है एक्साइन। बेटा इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। आउटर लेयर का नाम क्या है, एक्साइन है। और एक्साइन काहे की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है बच्चों, इतना ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है कि हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, एंजाइम्स की प्रेजेंस में भी इसको कुछ नहीं होता। ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए, तो उनमें से एक ये भी है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, विथस्टैंड करना मतलब झेलना, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में भी रह सकता है। कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, डिग्रेड करने का मतलब है तोड़ नहीं सकते। और ये क्या होती है, ये टफेस्ट लेयर्स में से एक है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल की टफेस्ट लेयर में से एक है। अब देखो, हालांकि ये जो स्पोरोपोलेनिन की जो लेयर होती है ये माइक्रोस्पोर्स के चारों तरफ यानी कि पोलन ग्रेन के चारों तरफ होती है, तो ये हम पोलन ग्रेन बना देते हैं। ये पोलन ग्रेन की इनर लेयर है, और ये दूसरी क्या है, पोलन ग्रेन की आउटर लेयर, ठीक है। ये क्या है, पोलन ग्रेन की आउटर लेयर, पीली वाली आउटर लेयर, ठीक। अब ये जो आउटर लेयर है ये काहे की बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। इसका नाम क्या है, एनाइन, इसका नाम है एक्साइन। अंदर वाली लेयर का नाम है हमारा इंटाइन। और ये काहे की बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। लेयर का नाम क्या है और वो काहे की बनी होती है, बहुत बार पूछा है, आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन की हमारी लेयर है ना, ये हालांकि तो पूरे पोलन ग्रेन को कवर करके रखती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ये लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ कुछ जगह पर स्पोरोपोलेनिन की लेयर क्या होती है, बाकी जगहों के कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी सी थिन होती है। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर पे स्पोरोपोलेनिन की लेयर क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा पतली लेयर होगी इसकी स्पोरोपोलेनिन की, बहुत कम स्पोरोपोलेनिन हो, ठीक है। ऐसे देखो, पतला है ना, बाकी जगह के कंपैरिजन में क्या है, थिकनेस क्या है, कम है। बिल्कुल गायब ऐसा नहीं बोल रही मैं, थिकनेस थोड़ी सी क्या है, कम है। इन जगहों को जहां पर स्पोरोपोलेनिन कम प्रोमिनेंट होगा, कम अवेलेबल होगा, उनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। और ये जर्म पोर क्यों प्रेजेंट है, ताकि जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करे स्टेमन के पिस्टिल के ऊपर पर, तो यहाँ से पोलन ट्यूब बन सके। पोलन ट्यूब बनाने के लिए जर्म पोर बने हुए हैं, क्योंकि अगर ये पूरा ही सील होगा तो माइक्रोस्पोर बाहर कैसे निकलेगा, माइक्रोस्पोर तो बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए थोड़ी जगह पर गैप छोड़ा गया है ताकि बाद में माइक्रोस्पोर को बाहर निकालने के लिए पोलन ट्यूब बनाई जा सके। ठीक हो गया। अब क्या बोला, देखो पोलन ग्रेन में जो ये एक्साइन होता है, एक्साइन कई जगह है, उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, कुछ अपर्चर्स होते हैं, अपर्चर मतलब गैप्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स बोलते हैं, जहां पर स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब क्या बोला, देखो ये बात एक कहानी हो गई पूरी की पूरी, ठीक है। पोलन ग्रेन को हम फॉसिल के फॉर्म में भी देख सकते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन इतना ज्यादा टफ है कि वो बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होता, इसीलिए स्पोरोपोलेनिन के वजह से, स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन के हमें क्या भी मिल सकते हैं, कुछ फॉसिल्स भी मिल जाते हैं, बोला, ठीक है। और इसमें स्पोरोपोलेनिन के अलग अलग क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, जो ऊपर हमने शेप देखे हैं
ये जो हम शेप देख रहे हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ये उठे हुए हैं ना यहाँ पर, ये देखो जैसे ऊपर नीचे हो रखा है, ये सब कुछ क्या है, ये स्पोरोपोलन इनकी जो एक्साइन की लेयर है उसी का काम है। अब दूसरी लेयर क्या है देखो, एक्साइन शुड, व्हाई डू यू थिंक एक्साइन शुड बी हार्ड? एक्साइन क्यों हार्ड होना चाहिए? एक तो ये बोल रहा है क्योंकि एक्साइन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, को हार्डनेस की जरूरत है। किस वजह से हार्ड है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही कुछ रहता है। ऐसे ऐसे लेयर होती है एंजाइम की, केमिकल स्ट्रक्चर का तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसमें क्रॉस लिंकेज होता है जिसकी वजह से बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है। और जर्म पोर का क्या फंक्शन है? पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट होने देना। इनर वॉल का नाम क्या है? एंटाइन है। ये एक थिन और कंटिन्यूअस लेयर होती है। कंटिन्यूअस मतलब पूरे में बनी हुई, एग्जाइन की तरह बीच बीच में टूटी हुई नहीं है। हाई की बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ग्रेन का, इसको कौन सराउंड करके रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करके रखती है। पॉलन ग्रेन में दो सेल्स होती हैं बोल रहा है, एक होती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी क्या है? जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स थोड़ी सी क्या होंगी? बड़ी होंगी। उसमें बहुत ज्यादा फूड रिजर्व होगा ताकि मेल गैमेट को नरिशमेंट मिलता रहे। और लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बड़ा होगा लेकिन उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा। दूसरी क्या है हमारी? जनरेटिव सेल, ये स्मॉल होगी और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करेगी? फ्लोट करेगी। ये कैसे कैसा शेप होता है इसका? स्पिंडल शेप होता है। किसकी? वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस का शेप कैसा है? स्पिंडल। जनरेटिव वाले का कैसा है? इररेगुलर, हमें पता नहीं है कैसा शेप है, बदलते रहता है। ठीक है। यहाँ पर जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म कम डेंस होता है क्योंकि सेल बड़ी है, लेकिन वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म क्या होता है? सॉरी, जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म डेंस होता है, वेजिटेटिव का थोड़ा सा कम डेंस होता है क्योंकि बड़ी सेल है। और न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी डेंस होगा, साइटोप्लाज्म भी डेंस होगा। जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें से 60% प्लांट में तो टू सेल्ड स्टेज का पोलन ग्रेन डेहिसेंट करता है, यानी कि शेड करता है एंथर से बाहर। लेकिन बाकियों में क्या होता है? थ्री सेल्ड। अब थ्री सेल कैसे हुई? ये जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, दो सेल्स बनेंगी और ये दोनों क्या बोली जाएंगी? मेल गैमेट। तो प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें दो मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है। अब क्या बोला देखो, पोलन ग्रेन की वजह से कुछ एलर्जीज, कुछ डिजीज भी होती है बोला, जिसमें से कौन कौन सी है? एस्थमा, ब्रोंकाइटिस होती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है ये एस्थमा और ब्रोंकाइटिस। और कई लोगों को एलर्जीज होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं। अब इनमें से एक नाम है पार्थिनियम। पार्थिनियम को जनरली क्या बोला जाता है? कैरेट ग्रास। ये इंडिया में कंटामिनेंट के फॉर्म में आई है वीट के साथ में। क्या किया? वीट को हमने इंपोर्ट किया बाकी प्लांट्स के साथ, उसके साथ बीच में खाली आ गई है, हमें पता नहीं था ये बीच में आई है, कंटामिनेशन के फॉर्म में आई। कंटामिनेशन जानबूझ के नहीं किया जाता बेटा, गलती से कंटामिनेशन के फॉर्म में आ गई और अभी यूबिक्यूटिनस बन गए, मतलब अभी सब जगह प्रेजेंट है ये, और इसकी वजह से क्या होती है? पोलन एलर्जी होती है। ठीक है। अब आगे पोलन ग्रेन का कुछ यूज है। देखो पोलन ग्रेन क्या होते हैं? रिच इन न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारी जनरेटिव सेल है उसने खूब सारा न्यूट्रिशन जमा कर रखा है मेल गैमेट्स के लिए, वेजिटेटिव सेल ने। और आज के लिए फैशन हो गया बोल रहा है पोलन टेबलेट्स का यूज करना फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो पोलन ग्रेन्स का यूज करते हैं, पोलन ग्रेन से बनी हुई टेबलेट और सिरप का यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनको लेने की वजह से हमारे परफॉर्मेंस और स्टेमिना क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसीलिए एथलीट्स को और जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं उनको इसको दिया जाता है। ठीक है। अभी लास्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी वायबिलिटी कितने समय तक रहती है? वायबिलिटी मतलब जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकेंगे, वो कब तक है? देखो सब में अलग अलग होती है, हाईली वेरिएबल है, और ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। जैसे कुछ ऐसे प्लांट है जैसे राइस है और वीट है, इनकी तो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट में खत्म हो जाती है, उसके बाद ये पोलन ग्रेन फर्टिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके पोलन ग्रेन में मंथ तक, बहुत महीनों तक वायबिलिटी बनी रहती है, मतलब हम पोलन ग्रेन को लेकर के रख दें, महीनों बाद फर्टिलाइजेशन करवाएं तो कर जाए। अब हम इनको क्या कर सकते हैं? देखो जैसे हम सीमेन को स्टोर कर सकते हैं, स्पर्म को, स्पर्म बैंक में स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही हम क्या भी कर सकते हैं? पोलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जिन जगहों पर हम उनको स्टोर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोलन बैंक बोलते हैं। और इसका किस में यूज किया जाता है? क्रॉप ब्रीडिंग में। जैसे हमने कोई एक पोलन ग्रेन लिया बैंक से और उसको किसी दूसरे एग के साथ में मिला दिया और एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छी ब्रीड का हमने नया प्लांट बना दिया, नया गैमेट, नया जाइगोट बना दिया, तो उसमें हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? ओव्यूल होने वाला है। देखो बच्चों, इस चैप्टर से आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं।
इससे पहले बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सर नोट कर रखे हैं। देखो 1 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, टेपिटम का क्या फंक्शन होता है, अगर टेपिटम खराब हो जाएगी, देखो क्या बोल रहा है, मेल फंक्शनिंग इन टेपिटम, अगर टेपिटम में कोई गड़बड़ आ गई, कोई खराबी हो गई, तो उस समय पर टेपिटम में खराबी होने की वजह से वायबल पोलन ग्रेन या मेल गैमेट नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर टेपिटम ही खराब होगी तो नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो पोलन ग्रेन अच्छे से नहीं बन पाएंगे। अगला क्या बोल रहा है, देखो राइट द फंक्शन ऑफ टेपिटम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, आपको किसका फंक्शन लिखना है, टेपिटम का फंक्शन लिखना है। टेपिटम का फंक्शन बेटा बताया है अभी अभी, टेपिटम का फंक्शन क्या होता है, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देना। ठीक है, अगला क्या है, डाइथिकस क्यों बोला जाता है, देखो सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पोलन बैंक का क्या काम है, जर्म पोर का क्या काम है, ये जो हमारा कंटामिनेंट है इंडिया में, जो कंटामिनेंट आया है जिससे पोलन एलर्जी होती है, अभी बताया पार्थिनियम नाम है जिसको हम जनरली क्या भी बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, वो कौन है बोल रहा है, उसका नाम बताओ बोल रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ आर सेल्स प्लेस्ड विद इन पोलन ग्रेन व्हेन शेड एट टू सेल्ड स्टेज, सेल्स कैसे होती है बोल रहा है, एक कैसी होती है जनरेटिव सेल होती है और दूसरी कैसी होती है वेजिटेटिव सेल होती है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन आप बना देंगे, जनरेटिव सेल बनाएंगे और सॉरी वेजिटेटिव सेल, और दूसरी क्या बनाएंगे, जनरेटिव सेल बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एक्साइन होता है, एक्साइन क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये एक्साइन और इंटाइन कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए हैं बोल रहा है पोलन ग्रेन में, और उनका रोल बताओ बोल रहा है, एक्साइन का क्या रोल होता है। अगला क्या है, मैच्योर माइक्रोस्पोर का मतलब क्या हुआ, आपको पोलन ग्रेन का फोटो बनाना है और उसके सेल्यूलर कंपोनेंट को लेबल करना है, सेल्यूलर कंपोनेंट मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, देखो डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सेल्स इंक्लोज्ड इन मैच्योर मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट कौन है बताओ, मेल गेमेटोफाइट कौन है यहाँ, मेल गेमेटोफाइट है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में जो दो सेल्स हैं उनका नाम बताओ बोल रहा है, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, उनके बीच में डिफरेंशिएट करो बोल रहा है, दोनों को अलग अलग करो, ये तो कर ही लेंगे आराम से। अगली बात क्या बोल रहा है, देखो सेम ही चीज से अलग अलग भाषा में क्वेश्चन दिए हैं। मैच्योर पोलन ग्रेन की फोटो बनाओ बोल रहा है, स्पोरोपोलेनिन कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है और केमिकल नेचर क्या है बोल रहा है, पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट को बताओ बोल रहा है, आपने कहाँ से शुरू करना है, स्पोरोजिनस टिश्यू से लेकर के पोलन ग्रेन तक आना है, फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू। अगला क्या बोल रहा है, एंडोथीशियम का और टेपिटम का रोल बताओ, एंडोथीशियम का रोल क्या है, प्रोटेक्शन, टेपिटम का रोल क्या है, नरिशमेंट देना। अगला क्या बोल रहा है, देखो ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे एक्साइन बना है स्पोरोपोलेनिन, और उसके हाउ इज दिस मटेरियल एडवांटेजेस टू पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से क्या फायदा होता है बोले इसको। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा एक्साइन है ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं बनाता है, कंटिन्यूस नहीं बनाता है मतलब क्या बनाता है, बीच में जर्म पोर्स बनाता है, तो उसका रीजन तो बोल रहा है, पोलन बैंक क्या है, उनका क्या यूज होता है बोल रहा है। अगला मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम का फोटो बनाना, माइक्रोस्पोरेंजियम का फोटो कौन सा वाला, ये वाला, ये इसका डिटेल वाला फोटो जो यहाँ पर है ना, ये बनाना है माइक्रोस्पोरेंजियम, और मैच्योर वाला कौन सा होगा, ये जिसके अंदर से क्या हो रहे हैं, डेहिसेंट कर रहे हैं। अगला क्या देखो, द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वही वही सेम टू सेम चीज है। 3 सेल्ड वाले का फोटो बनाओ बोल रहा है, क्या करना है, सेम टू सेम करना है और कुछ बदलना नहीं है। ये आपने पोलन ग्रेन बना दिया, ऊपर वाली आपने वेजिटेटिव सेल बना दी, नीचे वाली आपको जेनरेटिव सेल में 2 बना देने हैं, मेल गैमेट 1 मेल गैमेट, बस हो गया। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या बोल रहा है, देखो मेल गेमेटोफाइट का डायग्राम बनाओ, गेमेटोफाइट का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाओ, एनी 4 पार्ट लेबल करो, एनी क्या होता है, 4 ही पार्ट तो है उसमें, क्या क्या पार्ट है, एक्साइन है, एंटाइन है, और उसके बाद में ये 2 है हमारे जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। और बोला स्पोरोपोलेनिन सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को क्यों माना जाता है बोल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में भी डिग्रेड नहीं होता है, इसलिए हम इसको रेजिस्टेंट मानते हैं, और उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि ये बहुत जल्दी टूट नहीं सकता है। अगला देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है, वह वो भी बताना है, और उसकी प्रोसेस को भी डिस्क्राइब करना है, सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। 2 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट, 2 सेल्ड स्टेज जो है उसको ड्रॉ करना है। 3 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट कैसे अलग है बोल रहा है, 3 सेल कैसे बनेंगे बताओ, जेनेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा, उससे 3 सेल बन जाएंगे, क्या डिफरेंट है इसमें। अगला क्या होता है, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन तक डेवलपमेंट ट्रेस करो बोल रहा है, कुछ नहीं करना है आपने, स्पोरोजिनस टिश्यू से शुरू करना है, स्पोरोजिनस टिश्यू से शुरू करते करते पोलन ग्रेन तक आना है,
फिर पॉलन ग्रेन से टू सेल्ड स्टेज तक आना है। कौन सा है टू सेल्ड स्टेज, यहाँ पर भी दिखाया देखो, ये पॉलन ग्रेन से टू सेल्ड स्टेज, ये इसको ट्रेस करना है, आप इसको बनाना है। ठीक है, अगला एक डायग्राम बनाओ बोल रहा है अपने जो आंसर है उसको वेरीफाई करने के लिए। अगला क्या है, सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, वही 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर और टेपिटम, उनको बताना है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजियम को एक्सप्लेन करना है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप होगा। सेम अगला वही है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताना है, एक टू सेल्ड स्टेज का डायग्राम बनाना है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर और उसके डिफरेंट डिफरेंट वॉल को शो करना है। देखो बच्चों, और कोई क्वेश्चन है ही नहीं, वही क्वेश्चन है जो हमने देखे हुए हैं अभी तक। ठीक है, उनके तीनों वॉल के फंक्शन लिखने हैं। अगला क्या है, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, सेम टू सेम क्वेश्चन, क्या क्या दिखाना है उसमें, टेपिटम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल और एंडोथीशियम दिखाना है। क्या कठिन है बताओ, सारे इतने इजी क्वेश्चन तो हैं। अगला क्या है, देखो टेपिटम के फंक्शन बताओ बोल रहा है और कैरेक्टर बताओ, कैरेक्टर भी बताना है। देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, रिजर्व फूड होता है, वो सब कुछ बताना है। अगले में रीजन देने, किस किस चीज के पॉलन ग्रेन फॉसिल के फॉर्म में क्यों प्रिजर्व होता है, क्योंकि उसके पास पूरा पॉलन नहीं होता जो जल्दी डिग्रेड नहीं करता है। और पॉलन टेबलेट्स का क्या यूज है, देखो हम एथलीट्स को और हॉर्सेस को देते हैं उनका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब अगले लेक्चर में अपना अगला ओव्यूल वाला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको पूरा अच्छे से देख लें और एक अच्छे से आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चंस बना लें। ये जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हो सके तो इनको क्या करें, आप लिख करके ट्राई करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।